प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के गद्य खंड से, क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से, और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। प्रसिद्ध लेखक हैं यशपाल जी और क्रांतिकारी रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने हिंदी संक्रांति के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वो लोग इसे लाइक कर लें, क्योंकि जब भी हम हिंदी संक्रांति के इस मंच पर कोई लाइव कक्षा लेकर के आते हैं, आपके पाठ्यक्रम के किसी कवि या लेखक को सीधा संवाद में लेकर आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तुरंत इसका मैसेज, एक सूचना आपको पहुंच जाएगी यदि आपने हिंदी संक्रांति के फेसबुक पेज को लाइक कर रखा है। तो अभी कुछ बच्चे जुड़े हैं, सूरज जयनारायण शर्मा, तो कई बच्चे जुड़े हैं और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। इस बीच में आपको एक चीज और भी बता देता हूं, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की चीजें हम हिंदी संक्रांति के इस मंच पर आपके लिए प्रस्तुत करते रहते हैं। आप जितना इस पर ध्यान देंगे, जितना इससे जुड़ेंगे, उतना आपको लाभ होगा। 10 तारीख को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए काव्यखंड और गद्य खंड, 10वीं का भी और 12वीं का भी। ये हमने लाइव कक्षाओं में करवा दिया है। डॉक्टर हरपाल जी और मैंने दोनों ने मिलकर 10वीं और 12वीं के काव्य खंड और गद्य खंड को लाइव कक्षाओं में पढ़ाया है, उनके प्रश्न उत्तर करवाए हैं। और इसलिए अब आपका नंबर है, आपकी टर्न है। आप 10 तारीख को जो परीक्षा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोग लेंगे, उस कक्षा में आप जुड़ें और जुड़ करके निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हमारे जो एग्जाम है उनमें 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आने हैं। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये आपको उन प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं लखनवी अंदाज की ओर, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। और पाठ पढ़ने से पहले यशपाल जी के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर नामक स्थान पर हुआ। फिरोजपुर जिला भी है, फिरोजपुर छावनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कांगड़ा में ग्रहण की। उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और इस परिचय के कारण ही उनका जुड़ाव क्रांतिकारी धारा के जो लोग थे, जो व्यक्तित्व उस समय काम कर रहे थे, उन सभी से इनका जुड़ाव हुआ। और इस स्वाधीनता संग्राम के दौरान, क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो यशपाल जी का निधन 1976 ईस्वी में हुआ। 1903 में जन्म हुआ, 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह की चीजें यशपाल जी ने अपने साहित्य में प्रस्तुत की हैं, जो एक बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। यशपाल जी की कहानियां भी आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो बड़ी मर्मस्पर्शी कहानियां हैं। मैं तो कई कहानियों को याद करता हूँ। मकरील जैसी उनकी बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी बहुत मर्मभेदी कहानी है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। आम आदमी के हित की बात करते हैं, उसके कल्याण की बात करते हैं। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं बड़ी मुखर हैं।
इन चीजों पर उनकी रचनाएं बात करती हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, रूढ़ियां। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि उल्लेखनीय हैं। और उनका लिखा हुआ झूठा सच नाम से एक जो उपन्यास रहा भारत विभाजन पर, वो उपन्यास बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये उनके अन्य उपन्यास हैं। भाषा के मामले में यशपाल जी बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज, जो ये व्यंग्य रचना है, यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, ये रचना जब लिखी गई तो नई कहानी जो लिखी जा रही थी, उस नई कहानी पर व्यंग्य इन्होंने किया था कि नई कहानी में उल जुलूल लोग कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे नहीं चलना है। आप एक व्यवस्था के तहत कहानियां लिखिए, बिना कोई घटनाक्रम, बिना कोई कथानक लिए आप कहानी लिख रहे हैं। तो इस बात पर व्यंग्य करते हुए यशपाल जी ने बात शुरू की थी। इस व्यंग्य रचना को स्वतंत्र रूप से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के माध्यम से यशपाल जी उन लोगों पर, उन कहानीकारों पर व्यंग्य करते हैं जिन कहानीकारों ने नई कहानी को बिना किसी कथानक, बिना किसी घटनाक्रम के और प्रस्तुत करने की परंपरा चला दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर है, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में भी ऐसे ही पतनशील सामंती हमें दिख जाते हैं। ये परजीवी संस्कृति है जो दूसरों पर निर्भर करती है, दूसरों की कमाई पर अपना जीवन यापन करती है। तो आइए हम चलते हैं स्लाइड शो की ओर और आपको दिखाते हैं कि यशपाल जी किस तरह से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ यशपाल जी और उनकी कहानी लखनवी अंदाज के बारे में। ये इनकी एक व्यंग्य रचना है, तो इस पर बात करना अति आवश्यक है। कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल जी ने, और प्रस्तुति प्रभुदयाल हंस। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंकार रही थी। मुफस्सिल, मुफस्सिल से तात्पर्य है केंद्रस्थ नगर, एक ऐसा स्थान जो नगर के केंद्र में हो, उसे मुफस्सिल कहा गया है। तो कोई ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो नगर के बीचों बीच किसी जगह पर चल पड़ने के लिए तैयार थी और उतावली में, मानी जल्दबाजी में, फूंकार रही थी, आवाज कर रही थी, उसकी आवाज आ रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। अब लेखक कहते हैं कि सेकंड क्लास में यदि किसी को जाना हो तो वहां थोड़ा पैसे ज्यादा लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, नजदीक ही जाना था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया।
यशपाल जी बात करते हैं कि सेकंड क्लास में जो टिकट है उसका पैसा ज्यादा लगता है और इसलिए वहां भीड़ भी कम रहती है। तो यदि वो सेकंड क्लास के बजाय किसी अन्य में जाते तो वहां भीड़ ज्यादा रहती, सामान्य कोच में बैठते तो ज्यादा भीड़ रहती और इस वजह से सीट भी नहीं मिल पाती और खिड़की से झांकने की तो नौबत ही नहीं आती। तो ये कहते हैं कि ज्यादा दूर नहीं जाना था, सेकंड क्लास में बैठे, टिकट का दाम थोड़ा ज्यादा दिया, भीड़ कम होती और नई कहानी पे हम सोच भी सकते थे, इसलिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब ये प्रश्न के लिहाज से भी आपको याद रखना है, एक तो वे पैसेंजर में जा रहे थे, दूसरा सेकंड क्लास का टिकट लिए हुए थे, चौथा नई कहानी पे सोचना और प्राकृतिक दृश्य देखने की उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास में बैठे। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान तो ये था कि डिब्बा निर्जन मिलेगा, खाली मिलेगा, परंतु ये बात प्रतिकूल निकली, उल्टी निकली। हमने तो सोचा था डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा निर्जन नहीं था, उसमें व्यक्ति थे। निर्जन से तात्पर्य होता है बिना आदमियों का, तो सुनसान नहीं था, उसमें व्यक्ति एक उन्हें मिल गया। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे हुए बैठे थे। तो एक सफेद पोश से तात्पर्य क्या है? भद्र पुरुष, एक पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति वहां दिखाई दिया। और वो कैसे लग रहे थे? लखनऊ की नवाबी नस्ल के। नवाबी नस्ल से तात्पर्य है लखनऊ के जो नवाब हैं, जो दिखावे में विश्वास करते थे, बनावटीपन उनमें रहता था, तो इस तरह का एक आदमी उन्हें वहां बड़ी सुविधा से पालती मारे हुए बैठा दिखाई दिया। उसके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, दो ताजे चिकने खीरे। अब उन्होंने सामने क्या रखा हुआ था? तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि खीरों को कहाँ रखा हुआ था, तो ये ध्यान रखें, उन्होंने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। डिब्बे में अचानक से हम आ गए तो सज्जन को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि यहाँ कोई आ जाएगा, लेकिन हम पहुंच गए, तो इस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि उनके एकांत चिंतन में मुसीबत आ गई हो, विघ्न पड़ गया हो, बाधा उत्पन्न हो गई हो, तो वो चीज उनके चेहरे से दिखाई दी। सोचा हो सकता है यह भी कहानी की सूझ की चिंता में हो। ऐसा लगा लेखक को, जैसे वो खुद नई कहानी के बारे में सोचने के लिए सेकंड क्लास में आए, तो हो सकता है ये सज्जन भी नई कहानी के लिए कुछ सोच रहे हो, उसकी चिंता कर रहे हो, या खीरे जैसी अपदार्थ माने मामूली तुच्छ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो दो कारण हुए उन्हें बाधा उत्पन्न होने के। एक तो यही हुआ कि नई कहानी पे वो सोच रहे थे तो अचानक कोई खलल पड़ गया। दूसरा, उन्हें ये लगा होगा कि जो खीरे जैसी जो चीज है, अब वो तो नवाबी नस्ल के व्यक्ति ठहरे, दिखावे में विश्वास करने वाले, अब खीरा 2 रुपए 4 रुपए का, अब उन्हें ये लगा कि कोई साधारण व्यक्ति यदि ये देखेगा कि नवाब साहब खीरा खा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी नवाबी शान में बट्टा लगेगा। इस वजह से भी उन्हें संकोच महसूस हो रहा था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। नवाब साहब ने संगति के लिए, जैसे एक सम्राट व्यक्ति को करना चाहिए, थोड़ी सभ्यता यही होती है कि कोई अचानक आया है तो थोड़ा सा जगह की ओर इशारा करे कि बैठिए, थोड़ा चेहरे पे अपनेपन का सा भाव आए, मिलनसार होने का भाव आए, लेकिन ऐसा कोई भाव उनके चेहरे पे दिखाई नहीं दिया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, आंखें नीची कर ली, उनसे आंखें हटा ली। ठाली बैठे मतलब कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहते हैं अपने बारे में कि
जब वो खाली हो, कोई काम ना हो, तो कल्पना करते रहना उनकी आदत में है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। नवाब साहब की असुविधा का और संकोच का, कि भाई उन्हें असुविधा क्यों हुई और वो जो संकोची भाव दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में और किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अब यहाँ देखिए, वो अनुमान लगा रहे हैं कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में। एक तो ये बिल्कुल अकेले यात्रा करेंगे, और दूसरी किफायत, बचत के लिहाज से उन्हें फर्स्ट क्लास में खरीदना चाहिए था, लेकिन वह पैसा बहुत ज्यादा लगता। अब क्योंकि वो अकेले थे, किसी को दिखाना नहीं था, किफायत भी हो जाती, और इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। और अब उन्हें यह गवारा नहीं था, यह स्वीकार नहीं था कि शहर का कोई सज्जन उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये दो बड़ी समस्याएं होगी। एक तो उनकी नवाबी शान में बट्टा लगा कि कोई व्यक्ति उन्हें देख रहा है कि देखिए सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में जाने वाले लोग सेकंड क्लास में बैठे हैं। दूसरी बात, खीरे जैसी मामूली चीज खाते हुए उन्हें देख रहे हैं, तो ये दोनों ही चीजें उन्हें अखर रही। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियां, कनखियां मतलब होता है किनारों से, आंखों के जो किनारे हैं, साइड से ऐसे नजर करके, सीधा सीधा मुंह घुमा के नहीं देख रहे हैं, नजरों को तिरछा करके देख रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गांव गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब नवाब साहब को उस व्यक्ति के आने से, लेखक के आने से दिक्कत महसूस हुई, और ये दिक्कत उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। नवाब साहब आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वे गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए, खीरों को किस तरह खाया जाए। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। सहसा से तात्पर्य है अचानक। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। और नवाब साहब से जब आखिरकार रहा नहीं गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस व्यक्ति को भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मिलके खा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो ये देखता रहे और हमसे ये खीरे भी ना खाए जाएं। तो उन्होंने लेखक को संबोधित किया कि आदाब अर्ज, सलाम किया उनको, और आइए, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे, क्या खीरा खाना पसंद करेंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब तक तो वो नजरें चुरा रहे थे, और अब अचानक ये लगा कि यार ये अचानक कैसे हमें टोक लिया इन्होंने, भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, कि भला शौक फरमाएं, कि आप शौक फरमाएं, आप खाइए। अब लेखक को ये लगा कि देखिए, कि शराफत का गुमान रखने के लिए, एक तो ये है कि भाई हम शरीफ आदमी हैं, अकेला कैसे हम खा सकते हैं, तो आपको भी टोक लिया। दूसरी चीज के मामूली जो हरकत है खीरे वाली, हम खा रहे हैं तो आप भी खा लीजिए, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। खीरे जैसी मामूली चीज को खाते हुए दोनों किसी एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन लेखक ने उनका जो आमंत्रण है वो स्वीकार नहीं किया, और उनको जवाब दे दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, कि भला शौक फरमाएं, आप ही शौक फरमाएं, आप ही खाइए। नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, अब ये ध्यान रखिए, सीट के नीचे से लोटा निकाला उन्होंने, और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, और फिर खीरों को बहुत एहतियात, सावधानी से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से अच्छी तरह से उन्होंने खीरे की फाके कर करके और उन्हें तौलिए पे सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले
खीरे बेचने का, उनके इस्तेमाल का तरीका भी जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब यहाँ ये चीज और ध्यान रखें, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, तो बात हो रही है लखनऊ स्टेशन की, और वो जो व्यक्ति है इसी वजह से उन्हें लखनवी नवाबी नस्ल का कहा गया है। और एक चीज ये भी है कि लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचा जाता है उसमें जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो खीरा बेचने वाले हैं वो। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की बुरसी बुरक दी। सुरस ये शब्द और बुरकी है, बुरकी मतलब तात्पर्य ये है, ये शब्द कुछ और है, यहाँ गलती से कुछ और बन गया है। जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का चोटी भर के एक चुटकी लेकर के और खीरों पे ऊपर डाल दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। स्फुरण, इसका तात्पर्य क्या है? कप, एक जो जो जबड़ा है, मुंह है, जो इसमें एक हल्की सी कपकपी सी एक महसूस हो रही थी। जबड़ा हिलता हुआ लग रहा था हल्का हल्का, और चेहरे की जो भाव भंगिमा है उससे लग रहा था कि खीरे का जो रस है, जो आनंद है, वो कल्पना में ही वो महसूस कर रहे हैं। और इस वजह से उनके मुंह में जो खीरे का रस वो महसूस कर रहे हैं, उनका जो मुंह है वो खीरे खाने की कल्पना से ही उसमें पानी आ रहा है, मुंह में पानी आना, वो वाली स्थिति है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो वो कहते हैं कि मियाँ यूं तो रईस बनते हैं, पर लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में। अब मन तो सबका करता है, कोई भी है, चाहे वो नवाब हो या कोई भी हो, खीरा अच्छा लगता है और उसमें नमक मिर्च वगैरह जब डाल दी जाती है तो और टेस्ट आता है उसका। अब नवाब है तो खाने का मन तो उनका भी करेगा, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि फर्स्ट क्लास में कोई जानकार नवाब ना मिल जाए, और थर्ड क्लास में भीड़ बहुत रहती है और सेकंड क्लास खाली रहता है, इसलिए वो यहाँ आए। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। ये ध्यान रखें, ये प्रश्न आमतौर पे महत्वपूर्ण है। लखनऊ का बालम खीरा के खीरा कौन सी नस्ल का है? खीरे की भी अपनी एक किस्म है, और वो किस्म है बालम। खीरे का नाम है, उसकी वैरायटी है। उन्होंने फिर पूछा कि आइए शौक कीजिए, खीरा खा लीजिए। लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब एक अच्छी नस्ल का खीरा है, तो आप इसे खा सकते हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती, पनियाती माने पानी छोड़ती हुई फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक कहते हैं कि जब खीरों को देखा, उन पे नमक मिर्च की बुरकी पड़ी हुई थी, तो मन तो कर रहा था कि इन्हें खाया जाए, लेकिन इनकार कर चुके थे, तो अपनी बात से पीछे कैसे हटे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है कि भला शौक फरमाए। तो उन्होंने कहा कि अब हम मना कर चुके तो उसे निभाना ज्यादा उचित है, इसलिए उत्तर दे दिया कि आपका धन्यवाद, इस वक्त तलब माने आवश्यकता, जरूरत महसूस नहीं हो रही है, और जरा पेट भी थोड़ा कमजोर है, पचा नहीं पाता, इसलिए आप ही शौक फरमाए। इस तरह से उन्होंने बहाना लगा दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई,
मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब ने सतृष्ण आंखों से, ये ध्यान रखें, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि उन्होंने कैसी आंखों से खीरे को देखा। तो सतृष्ण, जिनमें तृष्णा हो, प्राप्त करने की इच्छा हो, लालच हो, ललक हो, ऐसी आंखों से उन्होंने देखा। और नमक और मिर्च का जो संयोग है उससे चमकती हुई खीरे की जो फांके हैं वो उन्हें बड़ी आकर्षित कर रही थी। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने दीर्घ निश्वास लिया और मन तो था कि खाया जाए, पर यह व्यक्ति जो बैठा है इसके आगे कैसे खाया जाए। इसलिए उन्होंने कोई बात सोची और गहरा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को उठाया और ऐसे होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई और गहरी सांस लेकर के उस खीरे को सूंघा और ऐसा लगा जैसे उन्होंने सूंघ कर ही उस खीरे का स्वाद ले लिया हो। और इतना स्वाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आंखें जो हैं वो मूंद गई, पलकें झपक गई। मुंह में भराए पानी को का जो घूंट था वो उन्होंने नीचे गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और इसी तरह से प्रक्रिया उन्होंने प्रत्येक फांक के साथ की। एक फांक उठाते और सूंघते और फिर बाहर फेंक देते। वासना से रसास्वादन, वासना माने होता है इच्छा। अब जो उनकी इच्छा थी उस इच्छा के अनुरूप सूंघ कर उन्होंने रस लिया, रसास्वादन किया और फांकों को बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब जब उन्होंने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से लेखक की ओर देखने लगे और जैसे ये जताना चाहते हो कि जो खानदानी रईस होते हैं वो इस तरह से किसी चीज का आनंद लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तस्लीम में माने सम्मान में, जो तस्लीम शब्द आया है, सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा। खम करना माने झुका लेना। और उस खीरे को तैयार करना, छीलना, काटना और उसके बाद सूंघना और फेंक देना, ये ऐसा लगा जैसे इस काम से वो बहुत थक गए हैं। तहजीब उनकी जो संस्कृति है, नफासत स्वच्छता और नजाकत कोमलता। तहजीब तो हो गया संस्कृति, नफासत जो शब्द है यहाँ ये स्वच्छता के लिए शब्द आया है और नजाकत माने होता है कोमलता। तो उन्हें लेखक को ये लगा कि देखिए नवाब जो है वो कितने तहजीब वाले हैं, किस तरह से उन्होंने खीरे को उठाया, सूंघा, फेंका, कैसी स्वच्छता के साथ खीरे को धोया था पहले, फिर तौलिए से पोंछ के उसके बाद इस तरह से उन्होंने खाया। और कोमलता, इतने कोमल है कि इतने से काम में ही वो थक गए। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करके इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बारीक, नफीस, स्वच्छ। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब साकार नहीं है, निराकार। तरीका जरूर कहा जा सकता है कि लोग सुगंध और स्वाद की कल्पना करके ही खीरे का आनंद लें, तो ये बड़ा बारीक तरीका है, अमूर्त तरीका है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? वो कहते हैं कि क्या सूंघ कर जो हमारे उदर में, हमारे पेट में जो भूख उठती है, क्या ऐसे सूंघ कर वह भूख मिट सकती है? ये जो बाद में जो पंक्ति आई है, ये पंक्ति नई कहानी को लेकर के आई है। जैसा हम शुरू में आपको बता रहे थे, नई कहानी को लेकर के ये पूरी रचना लिखी गई। नई कहानी जब शुरू हुई तो उस कहानी में
लेखक जिस तरह की रचनाएं लिख रहे थे उनमें कथानक नहीं था, कथानक नहीं था, बस जैसा दिमाग में आ जाता उल्टा सीधा किसी विचार को ही मंथन करते हुए कहानी बना देते। तो लेखक वही संकेत करते हैं कि सुगंध और स्वाद की कल्पना से जैसे पेट की पूर्ति नहीं की जा सकती, ऐसे ही बिना कथानक के कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। उसके लिए घटनाओं का होना, कथानक का होना अति आवश्यक है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। खीरा जो है लजीज, लजीज माने स्वादिष्ट, परंतु होता है शकील। शकील माने होता है जो आराम से ना पचे, पचने में जो कठिनाई हो जिसको। तो नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद, नामुराद माने होता है जिस चीज की इच्छा ना हो उसे नामुराद कहते हैं। कि ये वैसे तो स्वादिष्ट होता है परंतु थोड़ा पचने में दिक्कत आती है और ये जो पेट पर पाचन क्रिया पर ये थोड़ा जोर डाल देता है, दबाव डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु जो हमारी ज्ञान की आंखें हैं, दिव्य जो आंखें हैं, हमारे जो सिक्स्थ सेंस है एक तरह से, वो लेखक कहते हैं कि खुल गई और हमने पहचान लिया ये है नई कहानी के लेखक। उन्होंने खीरे को खाया नहीं, सूंघा मात्र, लेकिन उसके बाद भी भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द, ये है दिखावा। जब पेट में कुछ गया ही नहीं तो किस तरह से भरे पेट का आभास वो करा रहे हैं और इतनी लंबी डकार जो मार रहे हैं। तो उन चीजों से लगता है कि ये नई कहानी के लेखक हैं जो बिना सिर पैर की कहानियां लिख रहे हैं। कहानी जिसमें कथानक हो ऐसी कहानियां नई कहानी में दिखाई नहीं देती, तो उस पर व्यंग्य लेखक करते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अब घुमा करके फिर अब मूल बात पे लेखक ले आए हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के मात्र लेखक की इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जबकि कहानी तो बनती है अनुभव से। कहानी बनती है कि अचानक कोई विचार आपके दिमाग में आए, इच्छा मात्र से कहानी नहीं बनती। यदि कोई व्यक्ति इच्छा मात्र से कहानी बनाता है तो निश्चित रूप से वह कहानी के प्रति अन्याय करता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ था लखनवी अंदाज। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या पाठ आपकी समझ में आ गया। आप हर एक बच्चा, यहाँ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करें कि क्या पाठ समझ में आया। सूरज माहौर, जय नारायण शर्मा, जय नारायण शर्मा, सेठी राम सब्बरवाल, नमस्ते, लभू शर्मा और रवि राम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कविता। कविता नहीं है ये व्यंग्य रचना है यशपाल जी की। और संजय सैनी, गुड इवनिंग, धन्यवाद। सेठी राम सब्बरवाल जी, सेठी राम जी की समझ में पाठ आ गया है, उम्मीद हम करते हैं। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यदि कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट करिए, नहीं है तो फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिछली बोर्ड की परीक्षा में, 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई पिछले 4 साल में, उनमें इस पाठ से जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्न लेकर के हम आपके बीच अब जल्दी ही उन प्रश्नों को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो एक बार आप बताइए कि क्या पाठ में कुछ और बताना रह गया है, आपको कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे साथ शेयर करें। गीता सैनी कह रही हैं समझ में आ गया है। तो प्रश्नों की ओर चलें फिर। यदि समझ में आ गया है तो एक बार सभी बच्चे यस नो का कमेंट करें। आपको यदि समझ में आ गया है तो यस, समझ में नहीं आया है तो नो, और नो के साथ बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ पाया। एक बार मैं इतने दोहरा देता हूं, आप अपना विचार दें। मैं बता देता हूं कि 2nd क्लास की टिकट लेकर के लेखक ट्रेन में यात्रा करते हैं, विचार कर रहे हैं नई कहानी पर। नई कहानी कैसे लिखी जा रही है
उसमें जो दिक्कतें हैं, बिना विचार के, कोई विचार नहीं, घटना नहीं, पात्र नहीं, और बस कहानियां लिखी जा रही हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है? इन सब चीजों पर लेखक विचार करते हैं। वहाँ एक नवाबी नस्ल के कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो खीरा खाना चाहते हैं, पर उस व्यक्ति लेखक के आने से खीरे खाने में उन्हें बाधा उत्पन्न हो रही है। और बाद में फिर वे उन खीरे को काट करके उसमें नमक मिर्च लगा करके और उसे रख लेते हैं। लेखक से पूछते हैं, लेखक मना कर देते हैं कि मुझे नहीं खाना है, आप ही खाइए, और फिर वो उन्हें सूंघ सूंघ करके फेंकते जाते हैं, खिड़की से बाहर सूंघ कर फेंकते जाते हैं, और इस तरह से वो आनंद ले रहे हैं। तो ये था पूरी जो रचना का लब्बो-लुआब। इसके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे थे कि जब सूंघ करके पेट भरा जा सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के नई कहानी लिखी जा सकती है। चलिए अब हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में जो इस पाठ से प्रश्न आए उनकी ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, और पाठ का नाम लखनवी अंदाज, यशपाल जी ने लिखा है, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए प्रस्तुत है। प्रस्तुति प्रभुदयाल हंस। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप तैयार हो जाइए। लीजिए, पहला प्रश्न आपके पास आ गया है। ऑप्शन है 4, इनमें से आपको ए बी सी डी करके कमेंट करना होगा कि आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? अब ये आप पाठ पढ़ चुके हैं, तो उसी में से ये प्रश्न है। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए वो है नवाबी, दूसरा है लालची, तीसरा है खोई खोई, और चौथा है सतृष्ण। सतृष्ण। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि सही कौन सा है। और इसका सबसे पहला उत्तर दिया सेठीराम सभरवाल ने। सेठीराम जी, आपको बधाई, आपने पहला उत्तर दिया और सही भी उत्तर दिया, बिल्कुल सही है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नजर से देखा? तो इसका सही उत्तर है डी, सतृष्ण नजरों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीता सैनी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसका डी ऑप्शन सही है, सतृष्ण। और भी कोई साथी उत्तर देना चाहे तो दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। लीजिए अगला प्रश्न आपके बीच। प्रश्न है दूसरा, आपकी स्क्रीन पे अभी आया नहीं है, हाँ अब आ गया। डिब्बे में कौन बैठा था? दूसरा बड़ा आसान प्रश्न है। डिब्बे में कौन बैठा था? ए टिकट निरीक्षक, बी जेब कतरा, सी नवाबी नस्ल का व्यक्ति, डी सिपाही। और एक बार फिर से ये दोहरा रहा हूं मैं, ए टिकट निरीक्षक, बी जेब कतरा, सी नवाबी नस्ल का व्यक्ति, और डी सिपाही। और इसमें भी सेठीराम सभरवाल सबसे पहले उत्तर देने वालों में रहे। सबसे पहले आपका उत्तर आया है, ऑप्शन है सी, और इसके बाद गीता सैनी ने भी इसका सही उत्तर दिया है दूसरे नंबर पे। तो इसका सही उत्तर है सी, नवाबी नस्ल का व्यक्ति। तो बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार हो जाइए। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को
खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया? ये ऑप्शन देने से पहले ही उत्तर आ गया है। सेठी राम जी बधाई, गीता सैनी भी, दोनों हमारे जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उबैदुल्ला खान का भी सी, तो तीनों ने आपको बधाई, बिल्कुल सही उत्तर है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर इसलिए फेंक दिया क्योंकि उन्हें अपने रईसों का अंदाज दिखाना था। कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, रईसों का अंदाज दिखाने के लिए और मूर्खता के कारण, ये चार ऑप्शन है। इन चारों में से आपका सही उत्तर है रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। चलिए सेठी राम जी धन्यवाद, आप लगातार तीसरे प्रश्न में पहले नंबर पर आ रहे हैं उत्तर देने में। चौथे प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में भी आपने ए बी सी डी करके अपने उत्तर दर्ज करने हैं। स्क्रीन पे आपकी पे आ गया। चौथा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? पहला ऑप्शन है पतनशील सामंती वर्ग पर, दूसरा है लखनवी नवाब पर, तीसरा है सफेद पोश पर, और चौथा है उच्च वर्ग पर। ये तो बाजी अब की बार मार दी उबैदुल्ला खान ने। उत्तर दिया सबसे पहले उबैदुल्ला खान, दूसरे नंबर पे सेठीराम सब्बरवाल ने उत्तर दिया, फिर गीता सैनी। उबैदुल्ला खान एक बार आप उत्तर दे देते हैं तो 2 3 4 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो आप उत्तरों को बदल भी रहे हैं, पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा। तो अब मैं बता देता हूं, आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। ऑप्शन है आपके, पहला पतनशील सामंती वर्ग, दूसरा लखनवी नवाब, तीसरा सफेद पोश, और चौथा है उच्च वर्ग। तो हमारे जो साथियों ने, विद्यार्थियों ने उत्तर दिए हैं, उनमें से जिनका ऑप्शन ए, जिन्होंने डाला है ए, वो सही है। पतनशील सामंती वर्ग पर इस पाठ में व्यंग्य किया गया है। ये जब हम यशपाल जी के बारे में बता रहे थे तो उस समय ये हमने स्पष्ट कर दिया था, पतनशील सामंती वर्ग पर यशपाल जी प्रश्न खड़ा करते हैं। तो जिन साथियों ने ए दिया है, ए देने वाले पहले उबैदुल्ला खान ने ए दिया था और उसके बाद उसको बदल दिया। सेठीराम जी डी कर रहे हैं उच्च वर्ग, और गीता रानी बी कर रही है लखनवी नवाब। जबकि इसका सही उत्तर है, ये दिमाग में बिठा लें, इसका सही उत्तर है पतनशील सामंती वर्ग। चलिए तैयार हो जाइए अगले प्रश्न के लिए। आपकी स्क्रीन पर आने वाला है पांचवा प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न आ गया। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है? नवाब साहब से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है जो खीरे वाले, खीरे खाने इत्यादि का, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहला कानपुर ऑप्शन, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा लखनऊ, और चौथा बनारस। कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस। तो ये सबसे पहले उत्तर दिया इसका सेठीराम सब्बरवाल ने, और उसके बाद गीता सैनी, उबैदुल्ला खान, राधे श्याम जी भी जुड़ गए हैं, उन्होंने भी अपना उत्तर दे दिया है। और अब मैं बता देता हूं आप लोगों ने क्या किया, मिला लीजिए। ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस। तो इसका सही उत्तर है, ये देखिए कंप्यूटर बताएगा आपको क्या है, सी, लखनऊ। लखनऊ इसका सही उत्तर है। ये बीच में आया भी था कि लखनऊ के जो खीरे बेचने वाले हैं वो नमक इत्यादि की बुर्की रखते हैं, और वो जिक्र आया था। तो ये लखनऊ रेलवे स्टेशन की बात है।
तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। छठवां प्रश्न आपके लिए आ रहा है। जिन्होंने सी किया था 5वां प्रश्न वो सही है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नवाबी नस्ल के सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहां सफेद पोश का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन सफेद कपड़े पहने व्यक्ति, दूसरा भद्र पुरुष, तीसरा नवाब, चौथा सफेद दाढ़ी वाला। नवाबी नस्ल के सफेद पोश पालथी मारे बैठे थे, तो यहां सफेद पोश का अर्थ क्या है? तो ये उत्तर आया, उबैदुल्ला खान ने बाजी मारी, उसके बाद सेठीराम सभरवाल। 2 का उत्तर आया है। आप गीता रानी का भी उत्तर आ गया, राधे श्याम का भी आ गया है। तो इन साथियों ने, विद्यार्थियों ने जो उत्तर दिया है उसे आप मिला लीजिए। ऑप्शन आपके पास 4 थे। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति, भद्र पुरुष, नवाब, सफेद दाढ़ी वाला। तो इसका जो सही उत्तर है वो मिलाइए। कंप्यूटर बताएगा आपको क्या है सही उत्तर। मिला लीजिए, भद्र पुरुष। भद्र पुरुष से तात्पर्य क्या है? ऐसा व्यक्ति जो सभ्य दिखता हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा बोलचाल व्यवहार, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सभ्य दिखता हो, उनके लिए भद्र पुरुष शब्द का इस्तेमाल होता है। अंग्रेजी में उसके लिए होता है जेंटलमैन। तो यहाँ जो सफेद पोश कहा गया है वो कहा गया जेंटलमैन को, हिंदी में है भद्र पुरुष। तो अपना उत्तर मिला लें, बी भद्र पुरुष। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही आने वाला है। देखिए, हम देखेंगे कौन सबसे पहले इसका उत्तर देता है। लखनवी अंदाज पाठ के रचयिता कौन है? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी का। लखनवी अंदाज पाठ के रचयिता कौन है? पहला है स्वयं प्रकाश, दूसरा रामवृक्ष बैनीपुरी, तीसरा मन्नू भंडारी, चौथा यशपाल। ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बैनीपुरी, मन्नू भंडारी और यशपाल। और सही उत्तर एक बार सेठीराम सभरवाल जी ने दिया है। उसके बाद गीता सैनी जी का आ गया, राधेश्याम। ये 3 साथियों के टॉप 10 में जो उत्तर जिन्होंने दिए, तो ये आ गए हैं आपके स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बैनीपुरी, मन्नू भंडारी और यशपाल। इनमें से जो सही उत्तर है वो उबैदुल्ला खान का भी उत्तर आ गया। 2 बार दे रखा है, एक बार से भी हम पढ़ लेते हैं, समझ में हमारे में आ जाता है। तो चलिए सही उत्तर मिलान करिए। सही उत्तर है डी यशपाल। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके लिए, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? 8वां प्रश्न आपके बीच आ गया है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर। अब ये 4 ऑप्शन आपके लिए आ गए और देखते हैं। ये भी बाजी मारी सेठीराम सभरवाल, गीता सैनी, राधे श्याम। टॉप 3 हमारे पास आ गए। और इन्होंने जो उत्तर दिया है, 4 ऑप्शन है। एक बार जो नहीं दे पाए हैं, अजीत देशवाल का यशपाल हमारा उत्तर, लेट हुए यशपाल देशवाल जी, और उबैदुल्ला खान का भी आ गया है। तो जो 4 ऑप्शन है हमारे, खाकर, सूंघकर, देखकर, सुनकर, तो इसका सही उत्तर है बी सूंघकर। ये आपका जो उत्तर है बी, जिन्होंने किया और जिन्होंने किया सभी ने सही किया, सूंघकर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके लिए, सफेद पोश सज्जन ने खीरे कहाँ रखे हुए थे? सफेद पोश सज्जन है, उन्होंने खीरे कहाँ रखे हुए थे? अब ऑप्शन है तौलिया पर, अखबार पर, जेब में, लिफाफे में। ये 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। तौलिया पर, अखबार पर, जेब में, लिफाफे पर। सेठी राम सब्बरवाल बधाई, राधेश्याम बधाई। आप दोनों पहले दूसरे नंबर पर, गीता सैनी तीसरे नंबर पर। टॉप 3 हो गया हमारा। और सफेद पोश सज्जन ने खीरे कहाँ रखे हुए थे? तो तौलिया पर, अखबार पर, जेब में, लिफाफे में। तो इसका सही उत्तर है, सबका सही है जितने बच्चों ने दिया है, उबैदुल्ला खान भी दे चुके। तो सही उत्तर है तौलिया पर, बिल्कुल सही। और अब 10वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए आप। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये लॉयन गेमिंग विश्नोई क्या कहना चाह रहे हैं? दीक्षा से क्या तात्पर्य है? 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नफासत शब्द का क्या अर्थ है? नफासत शब्द का क्या अर्थ है? पहला, ए साफ, दूसरा कोमलता, तीसरा व्यंग्य, चौथा स्वच्छता। 4 ऑप्शन आपके लिए आ गए। 4 ऑप्शन आपके लिए आ गए हैं। पहला साफ, दूसरा कोमलता, तीसरा व्यंग्य और चौथा है स्वच्छता। सेठीराम सब्बरवाल जिंदाबाद। एक बार फिर आपने सबसे पहले उत्तर दिया। गीता सैनी, राधेश्याम, उबैदुल्ला खान, चारों जो सही उत्तर दे चुके हैं, आपको बधाई। उबैदुल्ला खान को अपने उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। नजाकत जो शब्द था उसका मतलब बताया था मैंने, कोमलता। और लॉयन गेमिंग विश्नोई का भी अब नाम किस तरह का रखा हुआ है ये तो इसका जो सही उत्तर है वो, चलिए कंप्यूटर जी बताएंगे आपको क्या है सही उत्तर। स्वच्छता, डी। इसका जो सही उत्तर है वो है डी। अब एक प्रश्न मैं आपकी बिना स्क्रीन पे दिखाए हुए आपसे पूछ रहा हूं, और इसका उत्तर भी आपको बिना कोई ऑप्शन मांगे देना है। तो आप तैयार हैं? एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसको जिसको स्लाइड पे नहीं पूछा जा रहा है वो सीधा आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप उसका उत्तर देने को तैयार है पाठ में से? और बहुत आसान प्रश्न है, मैंने बताया भी था अलग से। तो पूछो प्रश्न। जी चलिए, एक प्रश्न आपके लिए। आप बताइए, खीरे की कौन सी किस्म का इसमें जिक्र किया गया है? खीरे की कौन सी किस्म का जिक्र किया गया है? बस ये प्रश्न है, समझ जाइए और उत्तर दीजिए अपना। इस पाठ में खीरे की किस किस्म का जिक्र किया गया है? अपना उत्तर लिखिए। सबसे पहले कौन उत्तर दे रहा है? गीता सैनी ने उत्तर दिया है सबसे पहले। किस किस्म का जिक्र किया गया है? खीरे की कौन सी किस्म का? उबैदुल्ला खान ने भी उत्तर दिया है, लेकिन सही उत्तर अब तक नहीं आया है। राधेश्याम भी कह रहे हैं लेकिन सही उत्तर नहीं आया है अभी भी। उबैदुल्ला खान, 2 बार लिखने से उत्तर सही नहीं हो जाता। लजीज जो है
वो किस्म नहीं है, वो उसकी विशेषता तो हुई, लेकिन हम पूछ रहे हैं उसकी किस्म, किस वैरायटी का वो जो खीरा था उसका जिक्र किया गया है। चलिए, मुझे लगता है कि आपके दिमाग से बात निकल गई है, मैं बता देता हूं। ऑप्शन दूंगा तब तो निश्चित रूप से निकाल दोगे ना। मुझे लग रहा है ऑप्शन यदि मैं दे दूंगा तो आप बिल्कुल सही उत्तर निकाल देंगे। सेठी राम सभरवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। सेठी राम सभरवाल ने उत्तर दिया है। गीता सैनी, अब याद आया आपको। चलिए, ठीक है, दोनों साथियों का बिल्कुल सही। ए पदार्थ नहीं है, सही उत्तर है इसका बालम खीरा। लखनऊ की खीरे की जिस किस्म का जिक्र किया गया है उसका नाम है बालम। खीरे का एक वैरायटी है, खीरे की एक नस्ल है, ये एक किस्म है बालम खीरा। तो उसका जिक्र किया गया है। इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखें, इनको अच्छे से याद करें। ये प्रश्न पिछले 4 साल की परीक्षाओं में से आपके बीच रखे गए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही एक और पाठ लेकर के कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो पाठ है, शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसमें उन्होंने बात की है, वर्णन किया है एक बड़े विद्वान जो बेल्जियम के रहने वाले और ईसाई मत के जो फादर कामिल बुल के जो विद्वान थे, उनका जिक्र उन्होंने किया है। तो कल हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और कल के लिए फिर तैयार रहिएगा। 8 बजे मिलते हैं इसी पेज पर, फेसबुक पेज पर, हिंदी संक्रांति पर। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।